आपको हमने बहुत ही गहनता से जनता के लिए काम करते हुए देखा है और जनता के काम करने के लिए आप एक हमेशा मिनट मैडम। तत्पर रहते हैं। मैडम मैडम जी। स्वाति जी, जी। मेरा मेरा विभाग है आवास एवं शहरी नियोजन। जी, आवास एवं शहरी विभाग, ठीक है सर, ठीक है। आपसे सबसे आवास एवं शहरी नियोजन। आवास, तो सर सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या कुछ कार्यक्रम और योजनाएं लेकर के आप आ रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, हम लोगों ने जब से हमारी सरकार बनी है, जी। तमाम ऐसे मामले थे हम्म। जो हमारे विभाग के थे, बहुत लंबित पड़े हुए थे। हम्म। और ऐसे लंबित मामले में महाराष्ट्र सरकार जी। निपटारा करने में सबसे आगे थी। हम्म। लेकिन अब पूरे देश भर में हम्म। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे मामले जो आवास के आवंटन से संबंधित थे, हम्म। उन सभी लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने में प्रथम स्थान है। ठीक है। दूसरी ऐसी जो प्लाट के इलाकी लोग थे, हम्म। जिन लोग डिफाल्टर घोषित हो चुके थे, ठीक है। उनको हमने एक अवसर प्रदान किया है ओटीएस योजना के माध्यम से। जी। ओटीएस योजना के अंदर उनको सुविधाएं दी है, प्रोसेसिंग फीस तय किया है, हम्म। जो काफी लंबे समय से दे नहीं पाए, किस्त को अदा नहीं कर पाए, उन सबका एक बहुत सुनहरा अवसर हमने दिया, हमारी ठीक। सरकार ने दिया। ठीक है। और वो ओटीएस योजना के अंतर्गत हम्म। प्रोसेसिंग फीस जमा करेंगे और पूरा एक मुफ्त अगर जमा करेंगे ठीक है। तो उनको हम छूट भी देंगे, हम्म। और वो किस्त वाइज भी जमा करेंगे तो उनको सुविधा मुहैया कराएंगे। ठीक है। इस बहुत बड़ी तादाद में समस्या थी, उसका इस योजना से निस्तारण हो। हम्म। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मानचित्र स्वीकृति का बात, हम्म। मानचित्र स्वीकृति पहले मैनुअल हुआ करता था, हम्म। अब हमारी सरकार ने उसको ऑनलाइन किया, हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया। हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलप करके हम्म। अब जैसे एनओसी के लिए हमको नगर निगम में भी जो स्वीकृत कराता था, हम्म। उसको नगर निगम में भी जाना पड़ता था, फायर में भी जाना था, तमाम ऐसी जगहों पर पीडब्ल्यूडी हो। लेकिन अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए वो एनओसी आ जाएगी और मानचित्र स्वीकृति की जो बड़ी समस्या थी उसका भी समाधान किया। और हमारी सरकार ने रेरा के माध्यम से वादों का निस्तारण कराया, वो उसकी संख्या पूरे देश भर में सबसे अधिक है, वो निस्तारण हुई। ठीक है। और रेरा के अगर निर्णय से कोई व्यक्ति अगर असंतुष्ट है तो उसको हमारी सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर एक अपेली कोर्ट का भी गठन किया गया है, जिसमें रिटायर्ड जज हैं और 2 सदस्य भी हैं। जी। वहां भी वो अपनी बात करके उन समस्या का समाधान करा सकते। ठीक है। आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारा आवास विकास विभाग काफी तीव्र गति से, तेजी से इलाकियों के पक्ष में, जो मैं इस बात की भी चर्चा करूंगा, जो लोग सरकारी सेवाओं में रहते थे, मध्यम वर्गीय थे, कहीं न कहीं से नौकरी जो करते थे, चाहते थे कि हमारा मकान लखनऊ में बन जाए, एक छोटा मकान बन जाए, रिटायर होने के बाद मैं यहाँ रहूंगा, या प्रयाग में बन जाए या गाजियाबाद में बन जाए, उन सबको बहुत बड़ी सुविधा हमारी सरकार ने उपलब्ध कराई है। क्योंकि ऐसे लोगों ने अपना मकान के लिए, आवंटन के लिए पैसे जमा कर दिए, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उन सबकी समस्याओं का समाधान करने का हमारी सरकार ने काम किया।
ठीक है सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सरकार ने कुल अभी तक क्या कुछ काम किया है, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, आपने बात करी रेरा की, लेकिन हम बात करें वहीं अलग अलग जगहों पर लोग बहुत परेशान हैं। जब अपार्टमेंट्स बनने की बात आती तो वहां पर बिल्डर जो लोग हैं उनसे तो पैसा ले लेता है, लेकिन जब बात आती है घर देने की, पोजेशन की, तो वो गायब हो जाता है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं। इसी बात को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोई भी बायर्स है जो एलआईटी, मतलब जिसको एलआईटी है, ठीक है, अगर उसने कराया है सभी को, तो जो जिन लोगों ने पैसे जमा कर दिए हैं उनको सारी सुविधा मुहैया करा के जल्द से जल्द उनको आवास आवंटन कर दिया जाए। और आपने देखा होगा बहुत सख्ती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें काम किया है। ठीक है सर, आपसे यही मैं जानना चाहूंगी गिरीश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि योगी सरकार ने और मुख्यमंत्री ने खुद ही आदेश दिए थे और उसके बाद ही बीते कुछ साल में रेरा बना है, जबकि हम नोएडा में देखें तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने लोगों का पैसा तो हजम करके रख लिया, लेकिन उसके बाद जब बात आती है देने की, उनको घर मुहैया कराने की, तो वो गायब हो जाते हैं। इसके चलते हुए मुख्यमंत्री ने रेरा बनाया, रेरा के अंतर्गत सारी चीजें नियम कानून लेकर के, लेकिन अभी भी रेरा के बाद अपीली कोर्ट भी बना, जी कोर्ट भी बना, लेकिन अभी भी एक तय सीमा नहीं है कि एक तय समय के अंदर कि जिसने घर खरीदा है। जी जी मेरी बात सुनिए जी। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आप देख लेंगे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई भी, नहीं तो बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, हमारी सरकार ने जनता के हित में काम किया। जो लोग गाढ़ी कमाई पूरे जीवन भर की रखते, ठीक है, उनको नहीं मिलता, उनको न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ठीक है, ठीक है, आपने कहा न्याय दिलाने की हम बात करते हैं, लेकिन जब एक बिल्डर होता है जो नामी बिल्डर है, उसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, उसके नाम के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, और उसके बाद तो अपने आप को बैंकरप्ट कह करके गायब हो जाता है और अपना पल्ला झाड़ लेता है। वहीं एक तय तिथि भी, एक तय तारीख भी होनी चाहिए कि जब रेरा के अंतर्गत उन बिल्डरों का जो प्रोजेक्ट था वो रेरा के अंतर्गत आ गया, अब रेरा तय करेगा क्या होना है, कब होना है, लेकिन एक तय तिथि हो, समय हो। लोग 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल अपने मकान के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रेरा के निर्णय से आप चूंकि मैं आज यहाँ बैठा हूँ जी, जौनपुर हूँ, नहीं तो आपको रिकॉर्ड पूरा दे दूंगा कि आप देख लीजिएगा कि कितने लोगों को सरकार ने, उनके बहुत लोगों को आवास दिला, और अगर वो आवास के लिए इच्छुक नहीं थे तो उनके पैसे वापस करा, और बिल्डरों के खिलाफ हमारी सरकार ने कार्रवाई भी किया। ठीक है, आपने कहा कार्रवाई की, बात कर लेते हैं वहीं आवास विकास की भी। जो चीजें, जो मटेरियल आवास विकास के मकानों में इस्तेमाल होता है सर, वो भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, जिसकी वजह से अंततः हमें देखने को मिलता है कि लोग या तो घर ले नहीं रहे हैं या फिर उन्होंने छोड़ दिया है, अगर खरीद लिया तो उसको वहां पे रह नहीं रहे। और हमारे जो प्राधिकरण है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो तो हम लोग जांच कराते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप जो जिनकी बात कर रही हैं, ये सब बात पूर्ववर्ती सरकारों की रही होगी, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद ये कोई भी भ्रष्टाचार होने नहीं दिया और किसी भी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठी है। मैं आपको बता दूं, पिछले समयों का उदाहरण आप देख लीजिए, तो उस समय कैसे थे, एलआरटी, वायर्स और जो हमारे लोग थे वो किस तरह से घूमते थे, उनको न्याय नहीं मिलता था और वो बिल्डरों के यहाँ दौड़ते थे। इस सारे चीजों को हमारी सरकार ने नियम कानून के तहत तय करके उनके लिए रेरा बनाया, रेरा के बाद अपीली कोर्ट भी बनाया और उन जजमेंटों का पालन करा के उनको हम न्याय दिला रहे हैं। ठीक है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप लोगों को न्याय दिला रहे हैं, लेकिन सर मैं बात कर रही थी जिस तरीके से आवास विकास की योजना के बारे में, और साथ ही साथ एक प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें 2021-22 के अंतर्गत सभी लोगों को जो बीपीएल के नीचे आते हैं और जो मिडिल क्लास है उनको घर मुहैया कराना, ये कहां तक अभी, ये कितना सफल हुआ है अभी तक?
मैं आपको आप जिक्र करना चाहता हूँ जी प्रधानमंत्री आवास योजना में जी जो भारत सरकार जो पैसा मुहैया कराती है प्रधानमंत्री के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए 2.5 लाख रुपए, और जो हमारे आवास विकास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास बनाई उसकी कीमत लगभग 6 लाख कुछ है। तो उसमें हमारी सरकार ने ये निर्णय कर दिया कि हम 2.5 लाख रुपए उसको जो सब्सिडी है उसको माफ कर देंगे, उसमें से घटा देंगे, शेष पैसे किस्तों में वो अदा कर देंगे तो उनको मिल जाएगा। ये क्योंकि पुरानी सरकार के समय कोई ऐसी नीति नहीं बनी थी, कोई नियम नहीं बना था, इस कारण से कठिनाई हुई थी। क्योंकि हमारी सरकार के बाद इस पे पूरी नीति बन गए, नियम बन गए और नियमों के अनुसार उसका पालन हो रहा है। अब लोग आवासों का आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, आप आगे क्या नई योजनाएं हैं, क्या नई आपके स्कीम है जो आम जनता के लिए आप लोग आने वाले दिनों में लाने वाले हैं? हम आम जनता को जो भी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, शहरी जहाँ से प्राधिकरण है, जहाँ आवास विकास विभाग है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अभी हम लोगों ने नया सिस्टम लाया है। किसानों के जो लैंड पूलिंग का, उसके सिस्टम को भी हम लोगों ने डेवलप किया। लैंड पूलिंग के माध्यम से किसानों के जो सहमति के आधार पर लेकर डेवलपमेंट करेंगे, कॉलोनी को बनाएंगे और उसको भी लोगों को देंगे, ये सुविधाओं को मुहैया कराएंगे। और जो बिल्डर्स भी इसमें काम करेंगे उनको भी प्रकार की सुविधा, जैसा आपको बताया कि वो जो अब ऐसे नहीं बना सकते कोई अनऑथराइज, उसके सारे चीजों की शर्तों को पूरा करेंगे और वो बनाएंगे, जिससे वो लोगों को अपने जो चाहते हैं उनको फ्लैट या आवास की सुविधा मिलेगी। ठीक है सर, यहाँ पे रुका, आपने जो हमारे सवालों का आप लगातार जवाब दे रहे हैं, आपसे हम और भी सवाल करेंगे और आप उसके जवाब देते रहेंगे लगातार। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो गिरीश चंद्र यादव जी एक्सक्लूसिवली एएनबी न्यूज पर हमारे साथ बने हुए तमाम सवालों का जवाब देते हुए। तो अब आपसे बात कर लेते हैं गिरीश जी, जिस तरीके से जगह जगह उत्तर प्रदेश में आगरा, आपको हम बात कर लें कि जिस तरीके से मेट्रो की काम चल रहा है, पहले लखनऊ में ही, अब कानपुर और आगरा में भी प्रस्तावित है और उसका काम शुरू हो गया है, उस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, मेट्रो की परियोजना को हमारी सरकार ले आई है। कानपुर आगरा में भी हम जल्दी शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे भी जो शहरी क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी रहती थी और लोगों को आने जाने में कठिनाई होती थी, असुविधाएं होती थी, उन सबको लोगों को भी सुविधा मिलेगी इसी तरह से। तो गिरीश जी, बनारस है, तमाम में से प्रयागराज है, ये सबको, और मेरठ में है, ये सबको धीरे धीरे करके मेट्रो की परियोजना लाके जो है वहां के लोगों को सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार करेगी। ठीक है गिरीश जी, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ताकि लोगों को ट्रैफिक में दिक्कत ना हो इस वजह से मेट्रो का संचालन शुरू करने जा रही है। खुद लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी अभी मेट्रो उतनी सक्सेसफुल नहीं है, उतनी कामयाब नहीं है, क्योंकि वहां पर जो जनसंख्या है और जो फुटफॉल मेट्रो में है, यानी कि जो लोग आवाजाही करते हैं, वो इतनी नहीं है, इतना सक्सेस नहीं है। तो क्यों हम लोगों की जो बुनियादी चीजें उस पर काम कर ले, रोड पे काम कर ले, हम पुलों पे काम कर ले, शायद वो लोग, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में मात्र आधा घंटे से 40 मिनट लगता है। मेट्रो में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इतनी जरूरत अभी यूपी में नहीं है या यूपी के अन्य शहरों में नहीं है, बनस्बत पहले रोजगार वहां पे लाया जाए जिस तरह से दिल्ली में है? मेट्रो अगर परियोजना लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, मैडम, पहली बात तो ये आप जानते। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेट्रो परियोजना से आपने देखा लखनऊ में पहले कितनी भीड़ लगती थी, इतने ऑटो चलते थे, इतने वो चलते थे कि कहने वाली बात नहीं। लखनऊ पे 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक जाम लग जाते थे पूरे। आज उस परियोजना के चालू होने के कारण से लोगों को सुविधा मिल रही। ठीक है। और जहां जनता को, गरीब जनता को कम मूल्य पर, कम पैसे पर वो अपने यथा स्थान पर पहुंच जा रहा, तमाम प्रकार की सुविधाएं उसको मिल रही। ठीक है गिरीश जी, आप कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इससे रोजगार सिर्फ तभी तक मिलेगा जब मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहेगा, और उसके बाद ये रोजगार जितने ज्यादा जो नंबर है लोगों को रोजगार मिलेगा वो कम हो जाएगा। नहीं, आपको मेट्रो के सिस्टम में भी लोगों को रोजगार मिलते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल मिलते हैं। बिल्कुल जो संचालित होता है, ठीक है, जो संचालित होता है उसमें आप देखिए कितने लोग रोजगार मिलता है। ठीक है, कितने लोगों को सर रोजगार मिलता है उसमें? अगर हम बिल्कुल एक शहर में भी लगा लें तो शायद 500 से ज्यादा लोगों को नहीं मिलता होगा, लेकिन जरूरत तो ये है ना सर कि मेट्रो के अंदर लोग चलें भी तो। खुद लखनऊ की मेट्रो की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नहीं चलते हैं, लोग चलते हैं। और एक बात और, रोजगार की बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी घोषणा कर दी है कि हम सभी पदों को भी भरने जा रहे हैं। आप लखनऊ और लखनऊ से सटे हुए शहरों में रोजगार तो लेकर के आइए, तभी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली से नोएडा गुड़गांव जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए जी, रोजगार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से पहले जो है, जो हमारे उद्योगपति थे वो पैसा निवेश करने के लिए आते नहीं थे। ठीक है।
क्योंकि सबसे मूलभूत समस्या थी बिजली। ठीक है। बिजली हम नहीं देते थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं देते थे। अब हमारी सरकार ने उनको सारी चीज मुहैया कराने के लिए कहा, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बिजली देंगे और उनको सुरक्षा भी देंगे, सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। ठीक है। तो अब जब हमारे उद्योग बंधु हैं वो निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। ठीक है। और अभी आपने देखा होगा कि कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुए। माननीय गृह मंत्री जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। अभी कॉरिडोर का जो हुआ था, माननीय रक्षा मंत्री जी आए थे। तमाम ऐसी वो किया है, हर चीजों पर प्रयास सरकार ने किया है। आप तुलना करेंगे तो और सरकारों हमारी 3.5 साल में और उन सरकारों का आप 15 साल 20 सालों की तुलना करें तो उसके बराबर भी नहीं है। ठीक है सर, मेरा सवाल है यहाँ पे गिरीश जी, आपसे एक सवाल है मेरा, यही सवाल है जो आप कह रहे हैं, थोड़ा रोशनी डालिए कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बाहर से आ रही हैं और यूपी में अपना काम या कंपनी या फैक्ट्री स्थापित करना चाह रही हैं, जिससे यूपी में रोजगार बढ़ेगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहेंगे। एक मिनट में एक से छोटा उदाहरण। जी बोलिए बोलिए। आप ही के लोग भाग रहे थे जी, समसम के लोग यूपी से जा रहे थे। ठीक है। इस देश से जा रहे थे। उनको बनाए रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इस तरह देखेंगे तमाम अवसर है। सैमसंग सिर्फ सर नोएडा में तो है फैक्ट्री, सैमसंग की, सैमसंग का दफ्तर और फैक्ट्री नोएडा में ही है। हाँ नहीं तो जा रहे थे यहाँ से निवेश। लखनऊ में तो सर सरकारी है ना, लखनऊ में प्राइवेट कंपनियों को भी तो लाइए ना, जब आप जगह जगह कानपुर जहाँ पे मूलभूत प्राइवेट कंपनियों को लाएंगे, जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे देंगे। ठीक है, वही वो निवेश करने के लिए आ जाएंगे। वही पूछ रही हूँ सर, कब तक आएंगे ताकि कम से कम जनता को पता तो चले। आज आप जवाब देने बैठे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब दे रहे हैं। देखिए सुरक्षा की गारंटी हो गई। ठीक है। उद्यमी को अभी बात को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। हमने MSME के माध्यम से भी उनको छोटे छोटे जो उद्योग लगाने के लिए लोगों को दिया, प्रोत्साहित किया जो है, लोगों को उसमें ऋण दिया, मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत भी। ठीक है। तो आप देखेंगे छोटे छोटे उद्योग लोगों ने लगाया, उनको ऋण दिया, व्यापारियों को लिए सीमा तय किया। ठीक है। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक वो ऋण लेके। ठीक है। ठीक है गिरीश जी, इस तरह से आप मोटा जी बोलिए बोलिए। 1 मिनट बाद बोलिए जी बोलिए। तो आप देखिए पिछली सरकार की तुलना करिए और आपकी तुलना करिए तो आपके स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। बेहद संक्षेप में गिरीश जी एक चीज मैं जानना चाहूंगी, ये आप जनता को बता दीजिए कि यूपी में, और क्योंकि रोजगार बीते दिनों जो जितनी हालत चरमराई है, जो अर्थव्यवस्था थी उसकी रीढ़, एक आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं हुई, टूटने की कगार पे आ गई है, जो इस टाइम पे हालात है देश में। मोटा मोटा जनता को संक्षेप में बता दें, यूपी में कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन कंपनियों के आने से क्या रोजगार। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। जी बताइए बताइए सर। कोरोना वैश्विक महामारी आई जी, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई। ठीक है। हाँ। पूरी दुनिया जिसमें त्राहिमाम मचाई हुई है। हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है आपको कल्पना है? जी। दिल्ली की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर निकाल दिया। लेकिन जो ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को यह सूचना प्राप्त होती है, रातों रात वो दिल्ली पहुंचते हैं और 1000 बसों का इंतजाम करके उनको घरों पर सुरक्षित पहुंचाते। तो कोई धन का अभाव हुआ क्या? कोई काम रुका क्या? अभी सरकार ने हर गरीब आदमी को 2 बार महीने में 2 बार फ्री राशन दे रही। ठीक है। ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। मैं और बात करना चाहूँ जी। जो देश जैसे इटली हो, ठीक है, अमेरिका हो, स्पेन हो, बहुत आधुनिक सुविधाओं से लैस थे, उनके यहाँ देखिए रिकवरी रेट क्या है और मृत्यु दर क्या है। ठीक है। और हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश की रिकवरी रेट देख लीजिए। ठीक है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है गिरीश जी,
आपने जो जवाब दिए हम समझ गए। समय की कमी के कारण आज ये इंटरव्यू यहीं पे ही खत्म करना पड़ रहा है। आगे भी आपसे दोबारा हम कभी चर्चा करेंगे, मौका लगेगा हम आपसे बिल्कुल चर्चा करेंगे। मोटी बात थी कि क्या रोजगार मिल रहा है, जिस तरीके से काम चल रहा है यूपी में और यूपी में अन्य शहरों में। गिरीश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़े सभी सवालों का बेबाकी से आपने जवाब दिया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बंसल ब्रदर्स की ओर से ANB न्यूज वृंदावन ऑफिस के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके गुर्गों की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। अतीक के बाद अब उसके करीबियों की भी संपत्तियों को जमींदोज किया जाने लगा है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में कौशाम्बी जिले के बॉर्डर पर सुलहपुर में कार्रवाई की जा रही है और यहां पर अतीक के करीबी और उसके शार्प शूटर कहे जाने वाले मोहम्मद जैद के आलिशान आशियाने को ध्वस्त किया जा रहा है। बंगलेनुमा बना यह आशियाना 600 स्क्वायर गज में बना हुआ है और मकान के बाहर भी 1000 गज जमीन खाली पड़ी हुई है। करोड़ों की लागत से बना हुआ 3 मंजिला मकान ध्वस्त करने के लिए सरकारी अमला सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचा था और आधे दर्जन बुलडोजर और JCB मशीनें दोपहर से ही वहां पर गरजने लग गई थी और
प्राधिकरण के अफसरों के मुताबिक इस मकान का नक्शा पास नहीं करवाया गया था। अवैध निर्माण होने की वजह से कुछ दिनों पहले ही इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था और कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी को वहां पर तैनात किया गया है। हालांकि अतीक के वकीलों ने इस कार्रवाई को गलत माना है और मनमाना बताया। अतीक अहमद पर कार्रवाई की जा रही है और अतीक अहमद के अलावा भी जितने भी बड़े नाम हैं, जो बड़े चेहरे हैं जिनका आपराधिक साम्राज्य चलता था, अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है यूपी की योगी सरकार में और उन्हीं में से बाहुबली सांसद रहे हैं अतीक अहमद, इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। है और किस तरह से कार्रवाई क्यों? ये खूंखार अपराधी श्री जैद की संपत्ति है। इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मांग किराया बना अवैध रूप से निर्माण कराया गया था। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित से इस क्रम में आज दुकान को ध्वस्त कराया जा रहा है। घर वालों को कहना है कि बिना नोटिस के हम लोगों पर पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। तो ये घर किसका है? श्री जैद का। अशरफ के साले हैं ये? हाँ, संभवतः उसके रिश्तेदारी में आते हैं। अच्छा, किस तरह की जमीन है और क्या नाजुक जो जमीनों के हक यहाँ की कोर्ट है और उसकी मुख्तार कार्रवाई लगातार इस तरीके की कार्रवाई जारी है और आप देख सकते हैं कितना आलीशान ये मकान बनाया गया था, लेकिन अवैध होने के चलते इसको गिरा दिया गया है। जिस तरीके से जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जिस तरीके से पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का जो आपराधिक साम्राज्य चलता था, उसी का एक गुर्गा शार्प शूटर इसे कहा जाता है, मोहम्मद जैद के इस आलीशान मकान को गिराया गया है। इस पर यह कार्रवाई की गई है, यह प्रशासनिक कार्रवाई। इसके लिए पहले से ही आदेश जारी कर दिए गए थे। पांडे हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ पूरी जानकारी है? फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या इस आलीशान मकान को पूरी तरह से गिरा दिया गया है? हितेंद्र, ये प्रयागराज के सल्लाहपुर एक जगह पड़ती है, वहां का मामला है जी। ये अतीक अहमद के खिलाफ अब तक लगातार 15-16 मुकदमे दर्ज हैं यहाँ पर और इस पे कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 7 या 8 ऐसी जगह हैं पर कार्रवाई हो चुकी है और आज के करीबी और जो शार्प शूटर है जैद, उसके मकान को भी इलाहाबाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने जाकर उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कराया है और जितने भी बाहुबली की जो संपत्तियां अभी बची हैं उस पर भी लगातार कार्रवाई प्रयागराज प्रशासन कर रहा है। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वहां पर छावनी में तब्दील किया गया है इलाका और भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है, तो क्या कुछ वहां से फिलहाल ताजा अपडेट सामने आ रही है? फिलहाल मौके पे आरएएफ और पुलिस के जवान लगा दिए गए हैं जिससे किसी तरह की कोई कैजुअलिटी या किसी तरीके का कोई विरोध न हो सके। मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और विकास प्राधिकरण की जो टीम है वो लगातार और ऐसे जगहों को चिन्हित कर रही है, अतीक अहमद की ऐसे जगहों को चिन्हित कर रही है जो अवैध रूप से संपत्ति से अर्जित किए गए हैं, बनाए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है जो 1-2 दिन में और जगहों पर कार्रवाई हो सकती है। जी विवेक, मोहम्मद जैद के बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वो कहां पर है? अभी पुलिस इस बारे में अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल उनका अभी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, उनको ढूंढने का काम चल रहा है। पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मिलेंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो न्यायोचित कार्रवाई होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, जिस तरीके से ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्या किसी के भी द्वारा वहां पर इसका कोई विरोध किया गया? नहीं, सिर्फ उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि हमको इस बारे में कोई नोटिस नहीं दी गई है, हमको पूर्व अवगत नहीं कराया गया है, जिस वजह से हम इसको कानूनी तरह से हम इसको देख नहीं पाए हैं। उनके वकील से भी हमारी बात हुई है, वकील ने भी कहा है कि ये प्रशासन का ये जो रवैया है ये हमको बताया नहीं गया, अगर हमको पहले बताया गया होता तो हम तैयारी की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण इसमें सुनियोजित ढंग से ये कार्रवाई कर रहा है जो सरासर गलत है, ये उनके परिवार वालों का कहना है। जी, और वहीं प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया? प्रशासन की तरफ से एकदम साफ कहा गया है कि इनका मानचित्र जो था वो पास नहीं था और ये अवैध रूप से बनाया गया था, जिस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने पहले नोटिस दे चुके हैं। बाकायदा सारी चीजों को व्यवस्थित करने के बाद आज ये कार्रवाई की गई है और आगे भी जिस तरीके की इनकी अवैध संपत्तियां हैं उस पर भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्या मोहम्मद जैद की और भी कोई ऐसी संपत्ति है जहां पर कार्रवाई की जा सकती है इस तरह की?
ये मोहम्मद जैद जो है ये अतीक अहमद के शार्प शूटर है और इनके गैंग से जुड़े हुए हैं। फिलहाल अभी अतीक की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रशासन केंद्र अपने उसमें रख रहा है और उसको देख रहा है। अभी इनके गुर्गों पे 2-3 गुर्गे ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई हो चुकी है। जैद का ये अभी पहला ही ठिकाना है जिसको अभी आग ध्वस्त किया गया है और आगे अभी कार्रवाई के लिए जगह चिन्हित की जा रही है। उसको अभिलेख और जो उनके कागजात है वो देखे जा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी, इसके अलावा प्रशासन की और क्या कुछ तैयारी है? कितने लोगों को चिन्हित किया गया है जिन पर इस तरीके की कार्रवाई होनी है? अतीक अहमद की कुल 20 ऐसी अवैध संपत्तियां हैं जिन पर कार्रवाई होनी है। अभी तक 7 या 8 ऐसी जगह हैं जिनको चिन्हित करके या तो उनकी कुर्की की गई है या उनको ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है, नोटिस चस्पा की गई है। कार्रवाई लगातार प्रयागराज प्रशासन द्वारा जारी है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। इसी बीच रुख करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनका सामाजिक पक्ष बहुत बड़ा है। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कोई बच्चा जब स्कूल में कोई किताब, टॉफी, कपड़े यह लेने के लिए आतुर रहता होगा, तो ऐसे समय में नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने अपने साथियों के पास, जिनको फीस देने की पैसा नहीं था, उनको अपने इनाम में से मिला हुआ पारितोषिक उससे पैसा दे करके उनकी पढ़ाई की व्यवस्था देखी। यह उनका बचपन था। इसलिए बचपन से ही समाज के प्रति, पीड़ित के प्रति, वंचित के प्रति, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसके प्रति नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही समर्पित थे और इसी साधना को लेकर के उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया। और जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया और इस तरीके के कार्यक्रम लिए जिसमें गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, यह सब लोगों को ताकत मिल सके और मुख्य धारा में शामिल हो सके, इस तरीके की योजनाओं को बना करके किया। सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दी, आर्थिक मदद के साथ साथ आर्थिक तरीके से कैसे उसको खड़ा किया जा सकता है, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की। अब कोई उनके कार्यक्रम को उठा के देखें, क्या कारण था कि 70 साल तक इस भारत के आजादी के बाद 18,000 गांव बिजली के बगैर थे। 18,000 गांव, उनको मोदी जी का क्यों इंतजार था? और मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने कहा 1000 दिन में ये 18,000 गांवों को बिजली से युक्त कर दिया जाएगा और करके दिया। उसी तरीके से अब आप जानते हैं गांव में बिजली का महत्व क्या है। किसी के जीवन में बिना बिजली के क्या है, क्या अंधेरा है, ये इसकी हमको पहचान है। 2.5 करोड़ ऐसे घर थे जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं था, 2.5 करोड़। और मैं तो गांव से आता हूं, आपके यहां भी ओम प्रकाश जी यही हाल रहा होगा। पहले हमारे यहां कोई गांव में बिजली मांगने आता है तो जेई उसको कहता है तार है तेरे पास? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? खंबा ले जाने के लिए है तेरे पास आदमी? मतलब पहले ही पल्ला झाड़ लेता था कि न तार दूंगा न खंबा पहुंचाऊंगा। एक खंबा पहुंचाने का जिम्मा तेरा और तार लाने का जिम्मा तेरा, तब जाकर के बिजली दूंगा। ये था कि नहीं था? और जब बिजली आ जाती थी तो जेई ऐसे पूछता था लग गई बिजली, जैसे बड़ा भारी एहसान किया। सौभाग्य योजना के माध्यम से 2.5 करोड़ गांव में 2.5 करोड़ घरों को बिजली दी गई। और मैं लखनऊ के गांव में गया था बिजली के लाभार्थी से मिलने, तो उसने कहा बाबूजी मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला कुछ नहीं, बिजली तो आई। जेई ने फॉर्म भराया दोपहर को और शाम को बिजली दे गया। यह परिवर्तन नरेंद्र मोदी का है। इसको मैं जमीन की बात बता रहा हूं आपको, अपने मुख से नहीं बता रहा हूं, उसके मुख से निकली हुई बात सुना रहा हूं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि नेतृत्व की ताकत कितनी होती। और
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से गुरुवार को मारी गई रेड में पकड़े गए ड्रग पेडलर राहिल विश्राम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी कि अगले 14 दिन तक राहिल अब जेल में रहेगा। इस बीच अगर एनसीबी को किसी किस्म की पूछताछ उससे करनी होगी तो वो की जा सकती है। और बता दें कि इससे पहले अन्य ज्यादातर आरोपियों के लिए भी एनसीबी ने जुडिशियल कस्टडी ही मांगी थी। और बॉलीवुड की ड्रग सप्लाई चेन में राहिल बड़ा मोहरा है। एनसीबी की मुंबई टीम ने गुरुवार को चलाए गए एक ऑपरेशन में बॉलीवुड को हशीश सप्लाई करने वाले राहिल को गिरफ्तार किया था। और एनसीबी की कोशिश इस पूरी चेन को क्रैक करने की है। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने मुंबई के पवाई में छापा मारा है और 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस छापेमारी में तकरीबन 500 ग्राम उच्च गुणवत्ता की बड जब्त की गई है, जिसे बाजार में 6 से 8 हजार रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा था। फिर लगातार जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ये ड्रग्स का जो एंगल सामने आया और उस पर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। कई आरोपियों को अभी तक जेल की हवा खानी पड़ी है, न्यायिक हिरासत में है लगभग 20 आरोपी। और इसी बीच अब राहिल को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है कोर्ट की तरफ से। और ऐसे में बड़ी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार बड़ी तेजी से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं उनको समन भेजा जा रहा है, लगातार पूछताछ की जा रही है। और जिस तरीके से गुरुवार को ये रेड की गई थी जहां पर राहिल विश्राम को पकड़ा गया, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से लगातार एनसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, हालांकि सीबीआई और ईडी की तरफ से भी पूरे मामले में जांच जारी है और लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि वो हत्या थी या फिर आत्महत्या थी और किस वजह से उनकी हत्या हुई है। सत्य प्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल, किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जा रही है एनसीबी की तरफ से? देखिए हितेन, जब से सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल आया है तब से लगातार बड़ी तेजी से जो है एनसीबी कार्रवाई कर रही है। हर दिन एनसीबी जो है नए नए टारगेट पे काम करती है। जिस तरह से आज ही एनसीबी ने जो है एसआईटी टीम गठित किया, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि एनसीबी अब लगातार जो आर पार की लड़ाई में लग गई है। जिस तरह से राहिल विश्राम को गिरफ्तार किया गया था मुंबई के वर्षमा इलाके से, उनके घर से 4.5 लाख रुपए के साथ साथ 4 करोड़ की जो है ड्रग्स बरामद की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये राहिल वही शख्स है जो पूरी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जो है कहीं न कहीं ड्रग्स सप्लाई करता था। ऐसे में आज राहिल को जो 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत मिल गई, लेकिन एनसीबी लगातार अब उस बड़ी मछली की तलाश में जो कहीं न कहीं राहिल से जुड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर राहिल का कनेक्शन कहीं न कहीं इंटरनेशनल स्तर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि आज एनसीबी ने जो है एसआईटी को गठित किया और एनसीबी लगातार मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो छापामारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा भी देखा जा रहा है कि एनसीबी लगातार एक नहीं 2-2 दिन तक लगातार छापेमारी कर रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एनसीबी को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। ठीक है जी जी, इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाई आज की गई है सीबीआई की तरफ से और ईडी की तरफ से? देखिए सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि जिस तरह से लोगों का तमाम बयान आ रहा है कि दिशा सालियान की मौत कहीं न कहीं सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ है। हालांकि तमाम तरह की वीडियो सामने आ रहा है किस तरह से दिशा सालियान जो है सुशांत से के दौरान मिली थी। वहीं एक अहम बात यह है कि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत काफी चिंतित हो गए थे। यही वजह थी वो बीमार थे, डिप्रेशन में थे। तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अब जो है सीबीआई जो है दिशा सालियान की मौत को जोड़कर जो है सुशांत की मौत से देख रहे हैं। लेकिन अब तक जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, तमाम दस्तावेज देने की बात कही जा रही है। लेकिन जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से सुशांत सिंह की मौत के मामले में जो ड्रग्स एंगल सामने आया उस पर लगातार अब जांच जारी है और लगातार कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उनको पकड़ा भी जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। से अलग अंदाज हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। बंसल ब्रदर्स की ओर से एएनबी न्यूज वृंदावन ऑफिस के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है पाचन तंत्र का सही होना, लीवर सिस्टम का पूरी तरह से ठीक होना, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे। लोग सोचते हैं कि सेहत खाना खाने से बनती है, पर सही मायने में सेहत खाना पचाने से बनती है। लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया बढ़िया खाऊंगा, काजू बादाम मेवे मांस मछली खाऊंगा तो मेरी सेहत बनेगी, लेकिन मेरे हिसाब से यह गलत है। सेहत तो सिर्फ 2 रोटी सुबह 2 शाम खा लो तो भी बन सकती है, लेकिन असल बात है जो भी आप खा रहे हो क्या वो आपको पूरी तरह से पच रहा है? अगर वो पचेगा, वो लगेगा तो ही आपकी सेहत बनेगी, वरना आप जितना मर्जी जोर लगा लें आपकी सेहत कभी नहीं बन सकती। आपका पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होना चाहिए, ताकि आप जो भी खाएं वो पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपके अंदर ताकत आए, आपके अंदर रौनक बढ़े, आपके चेहरे पर नूर आए, आपका शरीर पनपे। सिर्फ खाना पीना खाना नहीं, खाना पीना लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? जैसे आपने कभी कहावत सुनी होगी कि लक्कड़ पत्थर सब हजम, मतलब आप जो भी खा रहे हैं वो पूरी तरह से हजम होना चाहिए। अगर वो पूरी तरह से हजम होगा तो आपकी सेहत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत से लोगों को मैंने सिर्फ कमजोर पर्सनैलिटी होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए देखा है। 4 दोस्तों में खड़े होते हैं तो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं करती, शादी ब्याह दोस्तों मित्रों के अंदर जाते हैं तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो पहले ही झिझक महसूस होती है कि कहीं सामने वाला मुझे देखकर ही रिजेक्ट ना कर दे। इसी प्रकार लड़कियां अगर ज्यादा पतली हों तो वो आकर्षक नहीं लगती, भरा हुआ बदन ना हो तो उनकी खूबसूरती कम नजर आती है। कई बार कपड़ा खरीद कर लाते हैं तो शरीर पर पूरी तरह से जचता नहीं, और कुछ लोग तो ज्यादा दुबली पतली लड़की हो तो उससे शादी करने से भी कतराते हैं कि भला कल को कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर आने वाले बच्चों पर पड़े। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आप अगर दिन में 2 बार सुबह और शाम दूध से ले लें तो आपके पाचन तंत्र की गड़बड़ियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इससे आपका लीवर सिस्टम ठीक होता है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। कई बार तो लोगों के पाचन तंत्र में इतनी ज्यादा गड़बड़ होती है कि वो जो भी खाते हैं वो अधपचा ही रह जाता है, उनके पेट से आंव निकलने लग जाती है, उनकी लैट्रिन में चिपचिपा पदार्थ आने लग जाता है, वो जो भी खाते हैं वो बस निकले जाता है, उनके शरीर पर असर नहीं करता। कई लोगों को तो मैंने देखा कि वो दूध भी पीते हैं तो दस्त आ जाता है, दूध पिया दस्त आ गया, खाना खाया दस्त आ गया। वो जो भी खाए जा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, बस निकले जा रहा है, जिस वजह से उनका शरीर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। ये बात तो सभी जानते हैं कि सेहत सिर्फ भोजन से बनती है, लेकिन अगर वो भोजन आपको पचेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं, तो आपके शरीर में नया खून, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत बनेगी कैसे? अगर उनका खाना पीना सही से हजम हो, उनका जो लीवर सिस्टम है वो ठीक हो, उनकी आंतें ठीक हो,